Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे सहसंबंध या कोरिलेशन की। ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है या स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और रिसर्च में जब हम डेटास का कलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद दो ही चीज़ें होती है जानने के लिए, एक तो कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन और एक फिर आपका कोरिलेशन। तो आजकल जो रिसर्च स्टडीज़ चल रही हैं वो मोस्टली कोरिलेशन पे ज़्यादा है, इसलिए इसकी रिलेवेंस और बढ़ जाती है। कोरिलेशन जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, सह संबंध यानी कि सहभागिता वाला संबंध। और संबंध किसके बीच में? चरों के बीच में। जैसा हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो पढ़ रखा है, चर क्या होते हैं? कोई भी वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं, किसी भी चीज़ का वह गुण जिसका मेजरमेंट किया जा सके यानी मापन किया जा सके और जो कि वेरी करता हो, जो कि चलायमान हो, उसे हम चर कहते हैं। कोई भी ऐसा गुण जो कि अगर जिसका मेजरमेंट संभव नहीं है यानी जिसको मापन करने के लिए कोई विधि नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, उसे हम चर की श्रेणी में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो चर की बात है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी या किसी भी स्टैट्स की बात करें तो वो चर वही है जिसका कि मापन संभव है। अब सहसंबंध क्या बताता है? सहसंबंध बताता है दो या दो से अधिक चरों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके का संबंध है। यानी कि एक चर यदि बढ़ रहा है तो दूसरा चर बढ़ रहा है या घट रहा है, इस बात की जानकारी सहसंबंध देता है। सहसंबंध की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप देखिए, चैपलिन ने अपने शब्दों में कहा है, सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच ऐसे सहभागी परिवर्तन से है कि एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से संबद्ध हो। यानी कि यदि एक चर में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसका प्रभाव या एक तरीके से उसका संबंध दूसरे चर के भी बढ़ने या घटने या उसमें परिवर्तन से होना चाहिए, तभी हम उन दो चरों को या उन दो चरों के बीच में सहसंबंध ज्ञात कर पाएंगे। रेबर और रेबर ने भी इसकी परिभाषा दी है, जो देखिए इस तरीके से है। सांख्यिकी में सहसंबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक चरों के बीच वह संबंध है जिसमें एक चर की मात्रा में नियमित वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर की मात्रा में भी नियमित वृद्धि या ह्रास होता है। देखिए, इसमें जानने वाली जो बात है वो ये है कि एक चर अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरा चर बढ़े या घटे, दोनों ही तरीके में हम उनके बीच में सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक चर का जो संबंध है वो दूसरे चर के साथ किस तरीके का है, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। दिशा के आधार पे ये दोनों ही संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन परिभाषाओं से सहसंबंध की कुछ विशेषताएं क्लियर हो गई होगी। जैसे सहसंबंध सबसे पहले तो दो या दो से अधिक चरों के बीच का एक विशेष संबंध है। सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच सहभागी परिवर्तन है। सहभागी परिवर्तन यानी कि दोनों के बीच में साथ साथ परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में अभी परिवर्तन हुआ और हम कुछ टाइम बाद जाकर दूसरे चर का परिवर्तन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सहभागी यानी साथ साथ चलेगा तभी वो सहसंबंध कहलाएगा। और सहसंबंध परिवर्तन का एक अर्थ ये है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो सकती है अथवा दूसरे चर में ह्रास भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि दोनों ही परिस्थिति में चाहे एक चर की वृद्धि के साथ दूसरे में वृद्धि हो या ह्रास हो, वो दोनों ही सहसंबंध के अंदर आएंगे, लेकिन उनकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी। उसे हम सकारात्मक या नकारात्मक सहसंबंध बोलेंगे। आगे चलकर हम जब सहसंबंध के प्रकारों की बात करेंगे वहाँ ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से आप इजीली समझ सकते हैं। यदि हम बुद्धि और इंटेलिजेंस की बात करें और उसके साथ हम परफॉर्मेंस या अचीवमेंट कि कोई व्यक्ति में बुद्धि होने पर उसकी उपलब्धि कैसी होगी, तो बुद्धि और उपलब्धि दो चर हैं, क्योंकि बुद्धि का मापन संभव है, उपलब्धि का मापन संभव है।
और दोनों ही परिवर्तनशील हैं। तो यानी कि ये दो चर हैं। अब हम अगर ये जानना चाहें कि जिसकी बुद्धि बढ़ेगी या जिसकी बुद्धि अधिक है उसके साथ क्या उपलब्धि भी बढ़ती है या घटती है, तो ये जो हमारा जब हम ये संबंध ज्ञात करेंगे तो ये संबंध क्या कहलाएगा? कोरिलेशन या सहसंबंध। यानी बुद्धि का उपलब्धि के साथ जब हम संबंध जांचेंगे तो वह दोनों के बीच सहसंबंध कहलाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सहसंबंध क्या है। अब हम बात करते हैं सहसंबंध गुणांक की। आपको सहसंबंध क्लियर हो गया होगा कि कोरिलेशन दो चरों के बीच के संबंध की बात करता है। अब हम जब सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशनल कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट या गुणांक बताता है कि सहसंबंध की मात्रा कितनी है। यानी जब भी हम हमारा जो सहसंबंध है उसमें जो चरों के बीच जो संबंध है उसको यदि हम मात्रात्मक रूप दे देते हैं तो वह सहसंबंध गुणांक कहलाता है। चैपलिन ने इसके बारे में कहा है, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच संबंध की मात्रा का संख्यात्मक अभिसूचक है। क्योंकि आप देखिए, यदि हम सहसंबंध को सिर्फ ये बता दें कि ये एक चर बुद्धि बढ़ रही है उसके साथ उपलब्धि भी बढ़ रही है, बुद्धि कम हो रही है तो उसके साथ उपलब्धि भी कम है, तो इससे हम कुछ भी जो एग्जैक्ट चीज़ है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम ये नहीं बता पाते कि कितनी बुद्धि बढ़ने पर कितना उपलब्धि स्तर बढ़ेगा या कितनी बुद्धि कम होने पर उपलब्धि कितनी कम रहेगी। तो जब हम इनको मात्रात्मक रूप दे देते हैं कि बुद्धि यदि 1 पॉइंट बढ़ रही है तो उसके साथ उपलब्धि भी 1 पॉइंट बढ़ रही है, बुद्धि यदि 4 पॉइंट बढ़ रही है तो उपलब्धि 2 पॉइंट ही बढ़ रही है। इस तरीके से अगर हम इनको मात्रात्मक रूप दे देते हैं तो ये कोरिलेशनल कोएफिशिएंट कहलाता है या सहसंबंध गुणांक कहलाता है। और हमेशा आप ध्यान रखिए, सहसंबंध गुणांक जो है उसकी मात्रा या उसका प्रसार जो है वो -1.00 से +1.00 तक होता है। अर्थात सहसंबंध गुणांक कभी भी ±1 से अधिक नहीं होगा। अधिक या कम, माइनस में है तो -1.00 से कम नहीं होगा। यानी आप इसको -1.23, -1.4, 1.5, 1.6 नहीं संभव है। इसी तरीके से +1.5, 1.6, 2, 3, 4 ऐसा संभव नहीं है। कोरिलेशनल कोएफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, वो सदैव ही ±1.00 रहता है। यानी -1.00 से शुरू होकर 0 तक आता है और फिर आगे +1.00 तक जाता है। यही सहसंबंध गुणांक है। इससे ज़्यादा यदि आपका आता है तो ये समझ जाइए कि आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो इस तरीके से सहसंबंध गुणांक यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी दिशा बताता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यदि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ रहा है, यदि दोनों की दिशाएं समान हैं तो वो पॉजिटिव या सकारात्मक सहसंबंध कहलाएगा। लेकिन यदि एक चर बढ़े और दूसरा घटे, यानी दोनों की दिशाएं यदि विपरीत हो जाए तो वह नेगेटिव या नकारात्मक सहसंबंध कहलाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि एक चर घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है, यानी दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो भी वो पॉजिटिव सहसंबंध ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है। यानी कोई भी चर बढ़े और दूसरा भी बढ़े या घटे और दूसरा भी घटे, तो ऐसे में दिशा समान होने के कारण हम उसे सकारात्मक सहसंबंध कहेंगे। जबकि दोनों की दिशा यदि विपरीत हो, एक बढ़े और दूसरा घटे या एक घटे और दूसरा बढ़े, तो हम उसे नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम सहसंबंध का अर्थ, सहसंबंध गुणांक का अर्थ और सहसंबंध की गुणांक की दिशा और मात्रा के बारे में बात कर चुके हैं कि सहसंबंध की दिशा सदैव ही सकारात्मक या नकारात्मक दो तरफ से होगी और उसकी जो मात्रा है वो सदैव ही ±1.00 होगी। इससे अधिक या कम नहीं हो सकती।
तो आज हम इतनी बात करेंगे, कल हम बात करेंगे सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों की। थैंक यू।